शेख साहब, आपका कश्मीर के आरटीआई मूवमेंट में काफ़ी अहम रोल रहा है, तो थोड़ा इस यहाँ के पहले अपना परिचय देंगे और यहाँ के आरटीआई मूवमेंट के बारे में थोड़ा बताएं, खासकर इधर की जो संदर्भ है उसके बारे में, और आपका खुद का रोल क्या रहा है। मैं डॉक्टर शेख गुलाम रसूल, पेशे से मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। और यूँ हुआ था, ये 2003 की बात है, जब मैं एक गांव जिसका नाम ब्रेनवार है, जो ज़िला बडगाम के तहसील चाडोरा में वाक़या है और तहसील हेडक्वार्टर से 17 किलोमीटर दूर है, तो मैं वहाँ रूटीन प्रैक्टिस कर रहा था। तो जब लोग मुझे बाय फेस अब जानने लगे, तो उसके बाद थोड़ा उनकी प्रॉब्लम्स भी जान पहचान में आ गई। तो शुरू हुआ था राशन कार्ड से। एक बंदा था वहाँ, उसके पास राशन कार्ड नहीं था, और वहाँ पूरा गांव जो था, मुझे जो 5 महीने में समझ आया था वहाँ कि वहाँ एक फैमिली थी जो वहाँ नंबरदार है, मतलब वही वहाँ ट्रेडिशनली वही वहाँ के अहम रोल अदा कर रहे थे। और एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी लोग आते थे उन्हीं के घर में आते थे। गाँव में बहुत गुर्बत थी, लिहाजा जो लोग तहसील हेडक्वार्टर से आते थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आते थे, या कहीं और से ब्लॉक हेडक्वार्टर से आते थे, वो इसी घर में आते थे। लिहाजा लोगों में एक वो साइकोलॉजिकल थ्रेट था कि ये पावर वाले लोग हैं और इनके बगैर राशन कार्ड लेना, ट्राइबल सर्टिफिकेट लेना, आरबीए सर्टिफिकेट लेना नामुमकिन है। तो मैंने एक बंदे को मदद किया था, और उस समय मेरा एक और साथी था, वो पेशे से वो भी डेंटल सर्जन था, और वो भी मेरे क्लिनिक पे वहाँ प्रैक्टिस करने आते थे। तो हम लोगों ने शुरू किया था हेल्प करना लोगों का, और उस बंदे का राशन कार्ड दिलवाया था। उसके बाद लोगों को ये पता चला कि राशन कार्ड मुकदम के बगैर भी होता है। सो इससे ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब हमारे पास बहुत सारे लोग अपनी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, हम उनको एड्रेस करते थे। और बाद में हमें ऐसा लगा, हम लोग बैठे, कि हम लोग सिस्टमेटिक कुछ इंस्टीट्यूशन तैयार करें जहाँ एक ऑटोमेटिक हेल्प हो सबका, कि ये हमें इस जो हमारे पास आता है, इतने कितने लोग होंगे जिनकी प्रॉब्लम्स है। फिर हमने चाडोरा के तहसील हेडक्वार्टर में एक कमरा किराए पे लिया था, जहाँ हम हर फ्राइडे को बैठते थे, और नमाज के बाद लोग आते थे, वो अपने ग्रीवेंस बताते थे, और उनको हम साथ जाते थे, इस तरह उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते थे। और सिटीजन काउंसिल नाम से ये ग्रुप मशहूर हुआ था। इसी दौरान ब्रेनवार का ही एक केस था जिसका हम फॉलो अप कर रहे थे। तो मामला फाइनली लैंड हुआ था विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे ही नहीं। हमारे पास जो दिमाग में था इंस्टीट्यूशन, वो है विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास जाके करप्शन का केस उजागर करके उस पर कुछ काम हो। फिर वहाँ पे एक ऑफिसर उस वक्त एसएसपी का जिम्मेदारी निभा रहे थे, उनका नाम था आर स्वैन। उन्होंने हमें आरटीआई एक्ट 2004 का एक्ट थामा, बोला मैं देख रहा हूँ कि आप ही लोग यहाँ केसेस लेके आते हो, क्यों ना आप इसके ज़रिए काम करो। उसके बाद हम लोगों ने उसको पढ़ा और आरटीआई फाइल करना शुरू कर दिया। छोटे लेवल पे इंफॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन बड़ी लेवल पे जब हम लोग इंफॉर्मेशन मांगते थे वो नहीं मिलती थी। फाइनली क्या हुआ, हमने देन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंडिया मिस्टर वजाद हबीबुल्लाह को कांटेक्ट किया कि देखिए आप लोगों ने कानून बनाया, हमने लिखा तो, लेकिन इसका निपटारा होता नहीं है अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने वहाँ से कहा कि आपका कानून जो है बहुत कमज़ोर है, और लेकिन मेरा जुरिस्डिक्शन J&K नहीं है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, यह योर ओन एक्ट। सो आपने जो अपनी इश्यूज़ है उठाने हैं उस एक्ट के ज़रिए, और आप लोग क्यों ना एक मूवमेंट छेड़ते हो इसके खिलाफ, या अमेंड करवाओ इस कानून को, या एक्सटेंशन मांगो सेंट्रल एक्ट का। खैर, एक्सटेंशन मांगना यहाँ समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ आप पे इल्ज़ाम लगेंगे, और जो करप्ट लोग हैं वही एक र्यूमर बिल्ड करेंगे कि ये आर्टिकल 370 को वीक कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, एट पार विद सेंट्रल एक्ट बना दो। खैर, लेकिन मूवमेंट भी चलती रही, और उसी समय इसका नाम आ गया J&K आरटीआई मूवमेंट, और काफ़ी सारे लोग दिन ब दिन जुटने लगे इसके साथ। ये एक मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद वजाद हबीबुल्लाह ने ही हमें मिलवाया CHRA के साथ और अरुणा रॉय के साथ। फिर हम लोगों ने वहाँ से सीखा कि हमें क्या करना है। फाइनली हम 2 तरीके का काम कर रहे थे। एक, हम अमेंडमेंट के लिए काम कर रहे थे जिसमें एडवोकेसी मौजूद थी, उसमें हम लोग मीडिया और पॉलिटिशियंस के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एडवोकेसी करते थे।
और एट द सेम टाइम जो हमारा वीकर एक्ट है उसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक डेमोक्रेसी का, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का और आरटीआई का, अकाउंटेबिलिटी का, वो हम लोगों को अवेयर कर रहे थे। और इसीलिए, और मैं एक मोबाइल मेडिकल ऑफिसर था सरकार के अंदर, एज मैं हर दिन हर नए विलेज में जाता था, तो इसीलिए मुझे मौका मिलता था कि वहाँ ओपीडी ख़त्म करके उनको एक्ट के बारे में बता देना। तो ये इस तरह बहुत ज़्यादा फैल गई क्योंकि रिसोर्सेज हमें एक्स्ट्रा खर्च करने नहीं थे। मैं गाँव में जाता ही था, अपना काम ख़त्म करके जो ही मैं ऑब्जर्व करता था कि जो एक्टिव यूथ है, लोग हैं, तो उनके साथ बैठना और एक ग्रुप क्रिएट करना और उनको एक नाम देना कि ये, तो उस वक्त हम लोग एक कैंपेन और भी कर रहे थे, उसका नाम हम लोगों ने रखा था, हर गाँव में एक कमेटी बनती थी, अवामी इंसाफ कमेटी, और जिनका बेसिक यही था कि जो चीज़ें वहाँ है उसका अकाउंटेबिलिटी मांगे, और बहुत फेमस हुआ था वो कॉन्सेप्ट उस समय। उसके बाद जहाँ एडवोकेसी फ्रंट पे 2008 में टेक्निकल सपोर्ट जो हमें CHRA खासकर वेंकटेश नायक ने और वजाहत हबीबुल्लाह ने दिया था, एक ड्राफ्ट बिल तैयार हुई जो हमने देन MLA CPIM के अलोन MLA यूसुफ तारिगामी ने पेश की थी और जो पास भी हुई थी, लेकिन उसमें सरकार ने कटौती की थी, पेनल्टी कम रखा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एडवोकेसी के पॉइंट्स क्या क्या थे। जो 2004 वाला एक्ट था, ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2000 में NDA सरकार ने लाया था, उसका कार्बन कॉपी था, जिसमें PIO क्लास नहीं था, APIO क्लास नहीं था और पेनल्टी क्लास नहीं था, कमीशन क्लास नहीं था। तो यही 4 चीज़ें हमने उजागर किए सरकार को, ये इसमें इनकॉर्पोरेट कर लो। और फिर ये बिल तैयार हुई, उसमें पेनल्टी रखा गया था सिर्फ 50 रुपये पर डे PIO के ऊपर। तो हमने गवर्नर को लिखा कि इसमें पेनल्टी क्लास कम है, लिहाजा आप इसको कंसेंट एसेंट मत दीजिए। तो उन्होंने रोक लिया, उन्होंने वापस भेजा, और उसी दौरान यहाँ अमरनाथ लैंड ड्रॉ हुआ और सरकार गिर गई। और वरना हमें जो उस देन कोलिशन थी उन्होंने प्रॉमिस किया था हम लोग इसको अमेंड करेंगे। और उसके बाद हमारा रोल शुरू हुआ कि हम सब पॉलिटिकल पार्टीज से मिले, जिसमें कांग्रेस ने ऑलरेडी रखा था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो ने, CPIM ने रखा था, PDP ने बताया कि हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रिंट हो चुका है, तो उन्होंने नहीं रखा। तो हम इनको मिले, रात को वो पूरी मीटिंग कन्वीन की गई थी 1 बजे रात तक, और उसमें उन्होंने एग्री किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखेंगे, और जब पहला लेजिस्लेशन जो हम पास करेंगे अपनी गवर्नमेंट में वो यही होगा। और 19 मार्च को हम दिल्ली आए और अब्दुर्रहीम राथर को मिले कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया है, आप बताइए। उन्होंने कहा आप कल तशरीफ़ लाइए, कल ही ये पास होगा। और हम भी असेंबली में आए और प्रॉमिस के मुताबिक उन्होंने उसको पास किया विद मेजॉरिटी। और इवन हत्ता कि जब पेनल्टी का प्रोविजन आया, बीजेपी ने बोला कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। तो खैर मतलब सपोर्ट उसका, और 2009 में पास हुआ, 20 मार्च 2009 में। हमारा जो एक्ट अभी है खूबसूरत एक्ट है, जो सेंट्रल एक्ट से 2 प्रोविजंस में ज़्यादा बेहतर है। एक ये है, हमारे यहाँ अगर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को लगेगा कि PIO बार बार वायलेट कर रहा है रूल्स एक्ट के प्रोविजंस, तो उसके खिलाफ वो रिकमेंड कर सकता है पेनल्टी। ये एक जो सेंट्रल एक्ट में नहीं है। और दूसरा ये कि कमीशन के पास 60 से 120 दिन टोटल है कि वो हर सेकंड अपील को डिस्पोज ऑफ करे, टाइम बॉन्ड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इसीलिए हमारे यहाँ कोई पेंडेंसी नहीं है। तो उसके बाद यूँ हुआ, हम लोगों ने इसको और तरीके से इस्तेमाल किया। 3 हम लोगों ने गोल रखे थे। एक, लोगों तक इस कानून को पहुंचाना, इसकी अवेयरनेस करना, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23। सरकार ने ट्रेनिंग्स अरेंज करने, ऑर्गेनाइज करने हैं, और न सिर्फ PIOs के लिए बल्कि आम जनता के लिए उनकी लोकल लैंग्वेज में, और फोक म्यूज़िक के ज़रिए, फोक आर्ट के ज़रिए, वो भी मेंशन है एक्ट के अंदर, और जो उन्होंने कभी नहीं किया। और ये हमने कहा कि हम लोगों तक ये इसको ले जाएंगे। दूसरा, हमने ये इसका भी वादा किया है कि हम लोग असिस्ट करेंगे लोगों को जिनको नहीं आता है लिखना पढ़ना, और उनको RT एप्लीकेशंस लिख कर देंगे और उन निकाली हुई इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सो असिस्टेंस भी उसमें है, एजुकेशन एंड असिस्टेंस। दूसरा, एडवोकेसी करेंगे कि ताकि इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। यानी 2009 से लेकर आज तक 10 साल गुजर चुके हैं, और आज तक
सरकार ने इसके सारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया। लाइक सेक्शन 4 प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, हम मानते हैं कि जिस दिन प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर इम्प्लीमेंट होगा तो 90% आरटीआई एप्लीकेशंस नहीं आएंगे, और वो भी नहीं हुआ, और अवेयरनेस भी नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हैं। और हम ही ये हमारा ही ग्रुप J&K RTI मूवमेंट ट्रेनिंग भी करा रही है, अवेयरनेस भी करा रही है। और तीसरा पॉइंट ये था टू मॉनिटर इट्स इम्प्लीमेंटेशन विद इन कमीशन एज वेल। और कमीशन के जजमेंट्स के ऊपर हम लोग हर साल एनालिसिस करते हैं कि क्या ये जजमेंट्स एक्ट के मुताबिक है या एक्ट के खिलाफ है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। कुछ उदाहरण देंगे आप जिस आरटीआई एक्ट को यूज़ करते हुए आपको सफलता मिली हो? 2-3 कुछ। काफ़ी सारे हैं। अगर हम छोटी सफलता जिसको लोग मानते हैं हमारे लिए, वो भी बड़ी सफलता है। अगर किसी को इंदिरा आवास मिलता है जिसके पास घर नहीं है, तो ऐसी हज़ारों मिसालें हम दे सकते हैं। और फिर उसके बाद पब्लिक फंड्स का जहाँ मिसयूज़ होता था उनके ऊपर, जैसे यहाँ एक बोपी का पेपर स्कैम था, क्वेश्चन पेपर स्कैम, मुश्ताक पीर जिसमें इम्प्रिजन हो गए उसके चेयरपर्सन, वो भी एक आरटीआई की उदाहरण है। और जब हम सबसे बड़ी बात करते हैं तो तोसा मैदान को एक सक्सेस स्टोरी आरटीआई की मानी जाती है। और पासपोर्ट लोगों को मिले, और मैं आपको बताऊंगा कुछ आरटीआईज उनको जवाब भी नहीं मिले पूरे, लेकिन उन्होंने खुद रिफॉर्मेशन अंदर की। जैसे आपको मैं बताऊं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्लांटेशन, और पहले उनका स्टेटस ही नहीं था। जब से आरटीआई से यूज़ हुआ, टिम्बर स्मगलिंग में यूज़ हुआ, 48 टिम्बर स्मगलर्स को बंद किया गया था आरटीआई से, जिनके खिलाफ एफआईआर्स थे, डोजियर्स थे, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जाता था। उसके बाद जो प्लांटेशन अभी आप देख रहे हैं और आम हो गई। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आरटीआई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर मैंने खुद किया था 11 जुलाई 2008 को, जिस वक्त हमारा वीक एक्ट था। और उसके बाद ऐसी रिफॉर्मेशन हुई, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे पीर पंचाल में टिम्बर स्मगलिंग नहीं होती है। अच्छा, बढ़िया। और ये आपको डिपार्टमेंट भी एक्नॉलेज करेगा। और उसके बाद जो नर्सरीज है, हमारे पास बहुत रेयर थी नर्सरीज, ये रूबीनिया के ट्रीज लगाते थे। अभी आपको कॉनिफर के सब स्पीशीज मिलेंगे, साइप्रस मिलेगा। वो अभी आप मायना कर सकते हैं कि पीर पंचाल एरिया में अभी प्लांटेशन कैसी है। और लेकिन हम लोगों ने न सिर्फ उनके ऊपर छोड़ा, हम खुद भी प्लांटेशन करते हैं हर साल। और J&K बैंक का भी कुछ हुआ था, उसमें भी आपका? J&K बैंक का हम लोगों ने आरटीआईज फाइल किए हैं, और अभी एक कमीशन में मौजूद है। जस्ट कल उसकी हेयरिंग है, और ऑर्डर 2 या 3 दिन में हमारे पास पहुंच जाएगा, जिसमें हमने गवर्नर से सवाल पूछे थे। वो क्या है केस? केस ऐसा था, गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया था कि JK बैंक में बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। हमने उनका लिस्ट मांगा, तो अगर हम उसमें डिटेल में जाएंगे, और वो मिला नहीं। फर्स्ट अपील की, वो मिला नहीं, और हमने सेकंड अपील की। कमीशन ने नोटिस भेजी है गवर्नर ऑफिस को कि आपको हियरिंग के लिए आना है। तो उन्होंने उसका तहकीकात करते करते वहाँ के चेयरमैन को पहले बरतरफ किया, सस्पेंड किया, और उसके बाद अभी वो रिफॉर्मेशन शुरू हुई है। उसमें अपॉइंटमेंट्स है और लोन्स है। लोन्स वाला केस हम लोगों ने बहुत पहले किया था, जिसमें सब्सिडी वाले लोन्स है, और आम लोगों को वो मांगते हैं कि आपके 2 सरकारी एम्प्लॉयज़ गारंटर होना चाहिए, और किंगफिशर के मालिक को नहीं। तो इस तरह के काफ़ी लोन्स थे। और हाँ, उसके 2 हिस्से थे। दूसरा हिस्सा ये था कि KS 3 ऑफिसर उन्होंने अपॉइंट किए थे पिछली सरकार से। तो हमने गवर्नर को मांगा इसका रिकॉर्ड दे दीजिए, और गवर्नर ने इससे पहले पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया था JK बैंक को। हमने उसका नोटिफिकेशन मांगा था, जो आज तक नहीं मिला हमें, और जो ऑनलाइन भी नहीं है। तो उसका सक्सेस यही है कि JK बैंक का रिफॉर्मेशन शुरू हो गया। तो इस पूरी यात्रा में आपको जो है, मतलब क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें एक्सपोज कर रहे हैं, काफ़ी पावरफुल लोगों को भी थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ तो क्या बोलते हैं कि उनके इंटरेस्ट को कुछ हानि पहुंची होगी, तो आपके ऊपर कुछ खतरे वगैरह या कुछ ऐसा दबाव पिछले कुछ सालों में? दबाव से हम लोग खाली नहीं थे, दबाव था। मेरे खिलाफ 6 FIRs अभी चल रहे हैं जो कि फेक है, और वो इसी आरटीआई से जुड़ते हैं? उस पूरा आरटीआई से जुड़े थे वो। मतलब मैं उनको तंग कर रहा हूँ, मुझसे वो तंग हो रहे हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं एंगेज रखते हैं, और ऐसे फैब्रिकेट कर रहे हैं केसेस। तो वो है, लेकिन मुझे लगता है कि आरटीआई मूवमेंट अभी एक बहुत पावरफुल फेज में है,
जहां उनको दिख रहा है कि हम डायरेक्टली अब इनको टारगेट नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्ट टारगेट नहीं किया आज तक। हाँ, पहले 2009 से पहले एक दफ़ा अटैक भी हुआ था बड़गाम के ही एक एरिया में, जिसमें फिर बाद में सीएम ने इंटरवेंशन किया था और लोकल एमएलए को इन राइटिंग वार्निंग दी गई थी कि अगर रिपीट हुआ तो हम उनको बरतरफ करेंगे। तो वो चीज़ है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आरटीआई मूवमेंट बहुत मजबूत मूवमेंट हो चुकी है यहाँ, तो अभी इस तरह का ये नहीं है। और अभी हाँ, दूसरा ये कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आरटीआई मूवमेंट खाली सरकार की एजेंसीज जो हैं उन्हीं को अप्लाई होता है, लेकिन आपने शायद ज़्यादा एक्सटेंड किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, देखिए, जो पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन है तो लोग कन्फाइन समझते हैं कि सरकार को ही करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने मिशनरी स्कूल्स के ऊपर भी किया है, हमने वक्फ बोर्ड के ऊपर भी किया है, जिसमें वक्फ बोर्ड के पीआईओ के खिलाफ जुर्माना भी लगा 25,000 का और उनको पीआईओ अपॉइंट करना पड़ा। प्राइवेट स्कूल्स की इंफॉर्मेशन हमने मांगी क्योंकि एक्ट में मौजूद है कंट्रोल्ड बाय और ओन्ड बाय, सबस्टेंशियली फाइनेंस्ड। लैंड तो उनको सरकार देती है, लिहाजा वो सबस्टेंशियली फाइनेंस्ड हो गए। कंट्रोल्ड बाय, रजिस्ट्रेशन उनकी सरकार की होती है, सिलेबस उनका सरकार का होता है, बैलेंस शीट उनको सबमिट करना पड़ता है, लिहाजा वो कंट्रोल्ड बाय भी आ गया। और कमीशन ने उनको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया है। और अभी हमने रिसेंटली आरटीआईज फाइल किए हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को, देखते हैं उसका फैसला क्या आता है। और मुझे लगता है कि जेएंडके में दायरा बढ़ चुका है, हर संस्था में यह आरटीआई लगने लगा है। तो इसमें फिर आपका एक राष्ट्रीय रोल भी रहा है? जी, मैं फिर बाद में जब हम लोगों का ये काम एक्सपैंड हुआ है और जो नेशनल लेवल का आरटीआई फोरम है एनसीपीआरआई, तो उसमें मुझे 2013 में मतलब अपॉइंट किया। फिर उसके इलेक्शन जो हैं, जो 7 को कन्वीनियर्स है, उनमें मेरा नाम भी आया और अभी तक भी मैं को कन्वीनियर हूँ उसका। और मैं ख़ास नेशनल सतह पे रोल निभा ना पाया, एक्सेप्ट मैं उसका को कन्वीनियर हूँ बस। और आगे जाके आपको क्या लगता है कि क्या और इस एक्ट के द्वारा और इसके अलावा जो एक गवर्नेंस का इशू है, एक माहौल जो अभी हम बोलते हैं लोकतंत्र, लेकिन एक्चुअल लोकतंत्र उतना नहीं है, ना केवल जम्मू कश्मीर में लेकिन बाकी हिंदुस्तान में भी, तो इसको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में जो स्थिति है गवर्नेंस को लेकर, और उसमें स्पेशल केस जेएंडके का नहीं है, सेम है हर जगह। बट हाँ, यहाँ थोड़ा कुछ जस्टिफिकेशंस आती हैं बीच में, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, वो थोड़ा एक्स्ट्रा है। बट वो मुझे लग रहा है कि अभी पूरे भारत में वो एक्सटेंड हो रहा है। अगर कहीं उनको कुछ टर्मिनेट करना है, एसेसिनेट करना है, डिक्लाइन करना है, तो वहाँ यही 2 टर्म्स बीच में आते हैं। चैलेंज है। और आरटीआई का कॉन्सेप्ट जो है, उसका क्रैक्स जो है, न सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही या पारदर्शिता है, बल्कि जो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है कि गवर्नेंस प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सवाल उठे और उनमें पार्टिसिपेट करे, ये उससे लार्जर मतलब केस है आरटीआई। और आरटीआई ही बेहतर टूल था, हम उसको हथियार नहीं बोल सकते बल्कि टूल है जो गवर्नेंस सिस्टम को पार्टिसिपेटरी बनाएगा। और जो कि असल, चाहे भारत की बात हो चाहे जेएंडके की बात हो, तो हर जगह तो मेन क्रैक्स तो यही था कि लोग पार्टिसिपेट करें और डेमोक्रेसी को मोर पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव बनाए। और कोशिश हमारी है, और जो चैलेंज अभी तो पूरे मुल्क के सामने चैलेंज है, उसका तो हमारे सामने भी वो है। और यहाँ जो 87 एमएलएज है, तो वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के सामने जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम ही इनको भारत के साथ जोड़े हुए रख रहे हैं, इसीलिए उनको स्पेशल छूट भी है। और हम कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ की करप्शन जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और ऐसा लग रहा है और ऐसा दिख रहा है, आया है। मतलब यहाँ बड़े बड़े स्कैम्स खुले, लेकिन उनको बाद में छोड़ा जाता है। अच्छा शेख साहब, की क्योंकि आपका जो यहाँ का संदर्भ है वो तो बहुत ही मुश्किल संदर्भ है, तो उस संदर्भ में भी आप इतना कामयाब हो पाए हैं आरटीआई मूवमेंट में, और दूसरे आपके जो अलग अलग जंग हैं उसमें, उससे पूरे भारत भर में, पूरी दुनिया में लोगों का प्रेरणा मिलेगी ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।